Hello students, welcome back in online teaching class, standard 12th, NCERT syllabus, biology and chapter number 15, biodiversity and conservation. I explain you up to the level of biodiversity, the meaning of biodiversity and the conservations of the biodiversity. Now let's start a new topic today's with the pattern of biodiversity. Okay students, let's start. In easy language I explain you. Okay students, then pattern of biodiversity, and it is divided up to the two levels. Okay, latitude gradients and species area relationships. Okay, then at first latitudes gradients means when we look in the earth globe, okay, then there it has the latitudinal geographical area. This is the equatorial area and this is the polar area and this is the north pole and south pole areas. Now north pole, south pole, equilateral area, and this is the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Okay, then like this in geographical area इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती है. किस तरह से कि जिस तरह का जोग्राफिकल एरिया होगा उस तरह की वहाँ पर स्पीसीज पाई जाएगी. इसके लिए लिया है लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया था. तो इस तरह का लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट्स कहलाता है, जो कहाँ से इक्विलेटरल से लेकर के पोल तक का जो रीजन होता है वो लेटीट्यूडनल रेंज कहलाता है. तो वहाँ पर जो इसका स्पीसीज़ का जो रेशियोज़ होगा उसमें हाईएस्ट रेशियोज जो होगा वो होगा कि जो भी यहाँ पर इक्वेटोरियल्स पे आते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगी, समर होगी. और जो पोल रेंज पे आती है स्पीसीज़ तो वहाँ पर अंटार्कटिक और आर्कटिक जो होता है वह टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से वहाँ पे स्पीसीज़ लेस होगी. लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो होती है वहाँ पर टेम्परेट जोन होगा. और जैसे जैसे यहाँ पर इक्वेटोरियल यहाँ पे पोल पे जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज़ का रेशियो कम होता जाएगा और यहाँ पे हाईएस्ट होगा रेशियो. और यहाँ पर हाईएस्ट और इक्विलेटरल जो एरिया है वहाँ पर भी जो स्पीसीज़ का रेशियो होता है मोर देन पोलर रीजन्स होगा. तो इसके लेटीट्यूड ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाइवर्सिटीज जो आपकी बुक में शो की गई है उसके अंदर बताया गया है कि बहुत लेटीट्यूडनल रेंज होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. वहाँ पर जो होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वह हाई होता है या फिर पोलर रीजन्स पे जो होता है लेस होता है. हाँ, उनसे किससे, इसीलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्पीसीज़ जो पाई जाएगी वो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ रीजन्स के ऊपर होगी. क्योंकि वहाँ पर पाई जाने वाली स्पीसीज़ के अंदर जो होती है अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के अंदर 1400 स्पीसीज़ बर्ड्स की जो वहाँ पर न्यूयॉर्क जो होता है 5 डिग्री नॉर्थ पर आता है और 105 स्पीसीज़ जो होती है वह पाई जाएगी. और ग्रीनलैंड जो होता है 71 डिग्री नॉर्थ पर आता है जिसके अंदर 56 स्पीसीज़ पाई जाएगी. तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रॉपिकल लेटीट्यूड जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मोर देन 200 स्पीसीज़ जो होती है बर्ड्स की वो ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल एरिया पे. और जो मैंने 23.5 डिग्री एरिया बताया वहाँ पर मोर देन पोलर रीजन, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेट जोन जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो एडेप्टेड होगा एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए और प्लांट्स के स्पीसीज़ के लिए. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर आप अमेजोन आपके रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया गया है. साउथ अमेरिका में आया जाने वाला ये फॉरेस्ट है जहाँ पर भी ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी रेशियोज आपको देखने को मिलेगा. उसके अंदर 40,000 स्पीसीज़ प्लांट की और 3,000 स्पीसीज़ फिशेस की और 1,300 स्पीसीज़ बर्ड्स की एंड 427 स्पीसीज़ जो होती है मैमल्स की एंड 427 जो होते हैं एम्फीबियंस. और यहाँ पर जितना भी रेशियोज दिया गया है आप इसको यहाँ पर विथ एग्जाम्पल ही लर्न कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी आपको रेशियो दिया गया है इस तरह का
तो उससे आप विथ यहाँ पे लेटिट्यूडनल ट्रॉपिकल एरिया कौन सा दिया गया है उसके साथ में एग्जाम्पल के साथ में लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ आपको MCQs के अंदर पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इसका रेशियो जो होता है वो डेटा लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये इसका नंबर्स बता करके विथ इसका लेटिट्यूडनल जोन बता करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लर्न कीजिएगा। आपके MCQs में भी पॉसिबल आ सकता है। आपके 50 मार्क्स का MCQs होते हैं ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स के साथ में बुक में रेशियोज बताया जाता है उसे MCQs के लिए आप पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ में प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि बात हो रही है यहाँ पर ट्रॉपिक्स की। ट्रॉपिक्स पर जो होता है ग्रेटर बायोडाइवर्सिटीज रेशियोज is found more than the polar region equatorial region due to the temperate zone। ओके, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाया जाता है और जहाँ पर ग्रासलैंड होंगे वहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स का रेशियो ज़्यादा होगा और पोलर रीजन पे ओनली ऐसी स्पीसीज़ का रेशियोस होगा जो ऐसे एटमॉस्फेयर में लेस देन 100 डिग्री टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको दिया है कि यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी टाइम होता है स्पीसीज़ का, वो डाइवर्सिफिकेशंस वो दिखाते हैं कि पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर उनको सूटेबल एटमॉस्फेयर सूटेबल टेम्परेचर होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग स्पीसीज़ का पॉपुलेशंस पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया है ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल, अगर टेम्परेचर अनलाइक हुआ और वो लेस सीजनल हुआ, वो सीजन्स नहीं उस स्पीसीज़ के ग्रोथ करने की, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी रेशियोज जो होता है वो लेस हो जाएगा। और जहाँ पर सीजनल जैसे चीज़ें जैसे कि राइस की जो होती है वो हम जो होता है 2 टाइम उसमें विंटर सीजन्स के अंदर क्रॉप करते हैं और इसी तरह से जो वीट की होती है वह समर सीजन्स के अंदर उसकी जो होती है वहाँ पर वो इसकी क्रॉप पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर्स जो होते हैं वहाँ भी इसको डिपेंड करते हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को। फिर सोलार एनर्जी जहाँ पर अवेलेबल होगी, क्योंकि सोलार एनर्जी जो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट प्रोड्यूसर्स उनको सर्वाइव करने का एक मेन सोर्सेस होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सोलार एनर्जी से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके अपना फूड प्रिपेयर करते और ग्रो करते, तो वहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी रेशियोज पाया जाएगा जहाँ पर सोलार एनर्जी होगी। वो इस तरह से लेटिट्यूडनल जो होता है वह भी डिपेंड होता है किसको, बायोडाइवर्सिटी की जो भी रेंज है उसमें हायर और ग्रेटर को। अब नेक्स्ट है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरिया और स्पीसीज़ के बीच में एक रिलेशंस बता करके ग्राफ के थ्रू शो किया गया है, जिसके अंदर एक लॉग ग्राफ बताया गया है जो जितनी ज़्यादा एरिया है उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज़ जितनी हायर है यह शो किया गया है। और यहाँ पर एक कर्व बताया गया है जिसके अंदर S = CA² किया गया है। उसके अंदर S जो है वह स्पीसीज़ का रिचनेस है कि टोटल स्पीसीज़ कितनी पाई गई है, A जो है वह एरिया है और जेड यहाँ पर जो स्लोप बताया गया है स्लोप लाइन वो है रिग्रेशन कोफिशेंट्स। ये कोफिशेंट शो किया गया है रिग्रेशंस के लिए कि यहाँ पर कर्व क्यों बना है कि कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होकर के, और सी जो है वह वाई जो इसका एक्सिस है उसके ऊपर इंटरसेप्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से रिलेशन से यहाँ पर देखने पर ग्राफ को देखने पर हमें यहाँ पर टेक्सोनोमिक हम ग्रुप के अंदर इसकी स्टडी करें तो आपके NCERT की बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि ब्रिटेन के अंदर प्लांट और कैलिफोर्निया के अंदर बर्ड्स और न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर मोलस्क जो होते हैं उनका इस तरह का स्पीसीज रेशियोस होता है। यह स्लोपिंग ग्राफ जो होता है ये इसकी रिग्रेशन लाइफ है कि कहीं पर ज़्यादा होकर के फिर से डाउन हो सकता है। तो इस तरह से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो होती है एक लार्ज स्केल पर एंटायर कंट्रीज जो होती है जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे उन एंटायर कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का रेशियोस बनता है जो स्पीसीज और एरिया के अंदर जो होता है वो पॉपुलेशन को लार्ज स्केल पर या फिर डाउन थोड़ा करके उसे शो कर रहा है। यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया मिलता है, इसके अंदर एरिया बहुत ज़्यादा है जो इसके अंदर स्पीसीज जो होगी एंटायर कंट्रीज़ के अंदर, तो वह लाइन अगर जो आ रही है स्लोप की जो वह जेड वैल्यू को बता रही है कि इसके अंदर 0.62 लेकर के 1.2 का जो होता है यहाँ पर स्टीपर आ गया है थोड़ा सा, इसी वजह से कर्व बन गया है। तो वहाँ पर जो होते हैं इसमें एग्जांपल के लिए बताया गया है कि जैसे वहाँ पर फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होती है उसे बोलते हैं फ्रूगीवरस, ठीक है। वह बर्ड्स और मेमल्स जो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैलिफोर्निया और ब्रिटेन
तो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर या एशिया के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर इनका रेशियो जो होता है थोड़ा कहीं पर एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, तो कहीं पर एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लोपिंग ला करके इस तरह से जेड जो होता है वो कोफिशिएंट्स के थ्रू यहाँ पर शो किया गया है। इस तरह से स्लोप आ गया है थोड़ा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टीपर स्लोप का क्या मतलब हुआ कि कहीं पर एरिया के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर स्पीसीज़ का बढ़ गया है, कहीं पर एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट्स जेड आ गया है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो होती है वह उसका लेवल लैटिट्यूड और स्पीसीज़ के एरिया के अकॉर्डिंग भी जो होता है वो डिपेंड होता है। तो इसमें आप एग्जांपल्स के साथ में याद कीजिएगा, जो भी आपको एग्जांपल दिए आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी अच्छा है और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है उसे एज इट इज़ आप समझ के लर्न कीजिएगा और उसे लिखना भी आपको इसी तरह से है, तभी आपकी मार्किंग होगी। एनसीईआरटी सिलेबस में जो गुजरात बोर्ड की चेकिंग होती है उसमें मार्किंग पूरा आपका टेक्स्ट बुक का देख करके एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग होती है। और आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करना है तो बुक से भी आउट ऑफ एक्स्ट्रा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अभी तक हमने जो भी डाइवर्सिटी मैंने आपको बताई किस लेवल की अकॉर्डिंग बताई थी, फिर यहाँ पर जो जोग्राफिकल एरिया होता है उसकी अकॉर्डिंग बताई थी। तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए इतनी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर प्लांट है तो कहीं पर एनिमल्स है तो कहीं पर ह्यूमन का रेशियो है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ स्पीसीज़, एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ स्पीसीज़। तो इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं। तो इसका एक मेन कारण तो होता है वो होता है इंटरेक्शन विथ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर्स के अंदर जो बायोमास है उसके अंदर प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और यहाँ पर कंज्यूमर्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्लांट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सब प्रोड्यूसर्स होंगे और उसको कंज्यूम करने वाले जो होंगे, उसको यूज़ करने वाले वो होंगे कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं, हर्बीवर्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन जो होते हैं 2 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो ऑल हर्बीवर्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट्स को ईट करते हैं, उनको फूड जो होता है प्लांट होता है। ठीक है, और प्लांट किसके ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, सन पे, क्योंकि सनलाइट इसको मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके फूड प्रिपेयर करेगा और उसी से उसकी ग्रोथ होगी। और जब प्लांट को कंज्यूम करने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वह हर्बीवर्स। ठीक है, अब ये हर्बीवर्स कौन कंज्यूम करता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवर्स। और यहाँ पर टर्शरी जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं जो बोथ प्लांट एंड जो होते हैं एनिमल्स दोनों को ईट करके खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह का यहाँ पर जो रेशियोज बताया गया है इसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इंटरेक्शंस हो रहा है फूड चेन के रूप में। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक प्लांट है, उस प्लांट को कौन, एक हर्बीवर्स एनिमल डियर ईट कर रहा है, उस डियर को लायन ईट कर रहा है। ठीक है, और लायन और यहाँ पर जो डियर यहाँ पे प्लांट है या फिर उसको खाने वाला कोई फ्रॉग है। ठीक है, तो उस फ्रॉग इन दोनों को जो है वो ईट कर रहा है एक स्केवेंजर एनिमल। ठीक है, तो स्केवेंजर या फिर अपन ले लेते हैं कि जो बहुत से जो दोनों को खाता है। ठीक है, स्केवेंजर या फिर बहुत ईटिंग जो एनिमल्स होता है कि जो दोनों को खाता है, प्लांट को और उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्कैवेंजर के अंदर मैंने ले लिया ईगल, तो प्लांट का भी पार्ट खा सकता है, इसको भी खा सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो होते हैं ये इंटरेक्शंस जरूरी होता है और इसका इनबैलेंस हो गया इस फूड चेन का, तो उसमें से अगर एक फिनिश हुआ तो दूसरे का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा और पीछे जो उसका जिसका वो फूड बनने वाला है उसको वह भी उसके साथ में डेड हो जाएगा और जो फूड उनका नहीं बन सका है उसका रेशियोस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो नेचर्स होती है, इकोसिस्टम होता है, उसके बीच में जो होता है इम्बैलेंसिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम का किस तरह से बायोमास का एक स्पीसीज का दूसरी के साथ जो है इंटरेक्शन से, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है कि डाइवर्सिटी होने से इतना इंपॉर्टेंस है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक प्लांट है, उसको खाने वाला डियर भी है, उसको खाने वाला जो है लायन भी है, और लायन अगर डेड हो गया तो उसका डिकम्पोज करने वाले यहाँ पर बैक्टीरियाज भी है, और इन दोनों को खाने वाला ओमनीवर्स भी है। जो कॉकरोच होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, वो ओमनीवर्स जो बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही ईट करते हैं। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर जो है उस इकोसिस्टम जहाँ पर भी ये होगी बायोडाइवर्सिटीज़ होगी, जहाँ पर मैनी स्पीसीज एक साथ रहेगी, तो वहाँ पर इकोसिस्टम जो होता है हेल्दी रहेगा और बैलेंस रहेगा।
और यह जो होता है ह्यूमन से कनेक्टेड होता है, तभी ह्यूमन लाइफ भी सर्वाइव कर पाएगी। और वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जिस तरह जहाँ पर इस तरह का फूड वेव और फूड चेन बनेगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि वेस्टर्न घाट हैज़ हायर डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, क्योंकि कि वेस्टर्न घाट पे क्या है कि यहाँ पर थोड़ा इकोसिस्टम जो होता है इसमें लेस फंक्शन हो गया है, कि जैसे यहाँ पर फ्रॉग की स्पीसीज़ है धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। फ्रॉग किसके अंदर आते हैं? एम्फीबियन पे, दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉग की स्पीसीज़ कम हो गई है एम्फीबियंस की, किससे? ईस्टर्न से। लेकिन अदर स्पीसीज़ जो है उसका रेशियोस बढ़ गया है, क्योंकि जो फ्रॉग जिसका फूड था वह फिनिश हो गया है, लेकिन अगर फ्रॉग अगर वहाँ पे इंसेक्ट्स को खा रहा है उनका रेशियो बढ़ गया है, तो इस तरह से यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। इसकी बजाय वहाँ पर 20,000 और 15,000 जो एंड्स थे वह भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो रहे लाइफ से। अगर जहाँ पे देखिए इस बायोडाइवर्सिटी का किस तरह से लॉस भी बताया गया है कि हम एक दूसरे से इस तरह से हेल्दी इकोसिस्टम के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट है एक फूड चेन के लिए, ठीक है। हमारा पूरा अर्थ प्लेनेट जो है वो एक दूसरे के इंटरेक्शन से ही चल रहा है। सन से एनर्जी को गेट करने वाले प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहने वाले कंज्यूमर्स। तो लाइफ जहाँ पर ये फ्यू स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो इससे यह अपना इकोसिस्टम जो है वह इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वह किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इसका डेवलपमेंट जो होता है कि जैसे यहाँ पर रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस बताई गई है, एक थियरी बताई गई है, ठीक है। स्टैंडरफोर्ड नाम के जो इकोलॉजिस्ट थे पॉल एंचिट्स, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस बताई है, ठीक है। यहाँ पर इन इकोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने अपनी स्टडी जो थी रिवर पोपर हाइपोथेसिस, यह अपनी हाइपोथेसिस ये थियरी इन्होंने रखी है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि इकोसिस्टम्स के अंदर ऑल पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। 1000 रिवर्स के अंदर बहुत सारी 1000 स्पीसीज होती है। एक रिवर जो होती है फ्रेश वाटर का सोर्स होती है। फ्रेश वाटर का सोर्स होने से इसके अंदर बहुत सारे एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ह्यूमन के लिए भी वाटर जो होता है एक एसेंशियल सोर्स होता है उसकी लाइफ को सर्वाइव करने वाला। और वह मोस्ट उसको रिवर जो होता है फ्रेश वाटर जो होता है ह्यूमन को कहाँ से मिलता है? रिवर से, ठीक है। इस रिवर के अंदर ह्यूमन भी डिपेंड है। इस रिवर के अंदर जो होते हैं जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स भी यहाँ पे जो होते हैं सर्वाइव हो रहे हैं। इसको खाने वाली स्मॉल फिशेस, इसको खाने वाली लार्ज फिशेस, और उन फिशेस को खाने वाले जो वल्चर्स, ईगल्स, जो स्वैन्स वगैरह होते हैं वे सबके सब एक साथ जो होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं डाइवर्सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर इस थियरीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि किस तरह से इकोलॉजिस्ट ने बताया किस तरह से ये स्पीसीज़ जो होती है डाइवर्सिटी के अंदर एक दूसरे को जो होती है यहाँ पर डिपेंड करती है और इंटरेक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे एक का एक्सटिंक्ट होने से स्पीसीज़ का दूसरी का भी एक्सटिंक्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एक स्पीसीज़ से दूसरी भी अफेक्ट होती है। अगर यहाँ पर जो है प्लैंकटन को खाने वाली जो फिशेज है वह फिनिश हो गई तो प्लैंकटन का रेशियो जो होता है पूरी रिवर्स के अंदर बढ़ता जाएगा, और इसको खाने वाली जो लार्ज फिशेस है जिसका फूड है वह भी आगे पीछे अफेक्ट होकर के धीरे धीरे डाई हो जाएगी, तो वह भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरी स्पीसीज भी इस तरह से इफेक्ट हो जाएगी। अगर वो रिमूव हुआ एनवायरनमेंट से तो उसके पीछे जिसका फूड है वह भी जो होता है रिमूव हो जाएगा। इस तरह से इकोसिस्टम का फंक्शनल कीज जो होता है वह धीरे धीरे लॉस होता जाएगा। और यहाँ पर फ्यू रिवर्स जो होती है वहाँ पर सीड्स के अंदर ये प्लान जो होता है यहाँ पर पूरा बताया गया है कि किस तरह से डिपेंड है। तो यहाँ पर पॉल एंड्रिच नाम के इकोलॉजिस्ट ने अपनी यह एक थियरी रखी थी, हाइपोथेसिस रखी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको इस पूरे डिटेल में मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो समझ में आ गई होगी कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। कि एक ही तरह की स्पीसीज एक तरह पर सर्वाइव करे तो वह जो होता है वह फेवरेबल नहीं है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आपकी रेड डेटा बुक है उसके अंदर जो स्पीसीज जल्दी से फिनिश होने वाली है, फिनिश हो गई है, एंडेंजर की लाइन पे है, उन सबका जो होता है यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर उसका जो होता है यहाँ पर सबका यहाँ पे अपने को बताया हुआ है कि कितनी स्पीसीज जो है वह अभी जो है मे भी डेंजर के अंदर है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट के अंदर डायनासोर आता है, ठीक है। तो डायनासोर हमने अभी तक देखे नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से अभी स्पेरोस आप देख रहे हैं कितनी कम देखने को मिलती है। हमने देखा है कि हमारी जो जनरल लाइफ होती है हम मॉर्निंग में हम वेकअप हो जाते हैं कि हम कॉक का हैंड का जो होता है वो कुकू की जो साउंड होती है वो सुनते, स्पेरो की साउंड से ऑटोमेटिकली जो नेचर होता है हमारे साथ में कनेक्ट है।
अगर हम रिवर या सी के किनारे हैं तो उनकी जो वेव्स आती है, रिवर की जो आवाज़ आती है वेव्स की, तो उससे हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो इस तरह से हमारे साथ हमारा जो है नेचर के साथ में किस तरह का कनेक्शन है, लेकिन यह धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है। अभी हमें अलार्म लगा करके हमें वो सब साइन हमें मिलते नहीं है नेचर के, तो इस तरह से हमें लाइफ सर्वाइव करनी पड़ रही है, जिसका कारण क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से जो मैंने आपको बताया है कि नेटिव बर्ड्स जो होती है 2000 स्पीसीज नेटिव बर्ड्स की, वो एक्सटिंक्ट होने वाली हो चुकी है, क्योंकि बर्ड्स अभी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। कि मोस्ट ऑफ जैसे स्पेरो है, तो अभी कहाँ देखने को मिलती है इतनी, कि जितने हम सुबह मॉर्निंग में वॉक होते थे, जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे, तो उनके हम ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक नेचुरल अलार्म था। अब हमें अलार्म लगा करके जगना पड़ता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर 784 स्पीसीज़, 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट की और 784 टोटल स्पीसीज जो है यहाँ पर, जो रेड डेटा बुक्स जो थी, रेड लिस्ट, उसमें 2004 के अंदर इसको सबको इंक्लूड किया गया है। रेड लिस्ट होती है वो एक्सटिंक्ट एनिमल की, और जो मे बी डेंजरस है, जैसे अभी सेव टाइगर बताया गया है। तो यहाँ पर क्यों सेव की, टाइगर्स की जो स्पीसीज़ है, बाली, जावन और कैस्पियन, ये सबकी सब स्पीसीज जो है वह डेंजर हो चुकी है। अभी आपको जहाँ पर हमें 100 टाइगर फॉरेस्ट के अंदर दिखाई देते थे, उसमें से 2 दिखाई देते, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना हो रहा है कि लोगों के घर बनाने के लिए उनको फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो उसमें सर्वाइव करने वाली प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो होती है, धीरे धीरे जो होती है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, लेस होती जा रही है। ठीक है, उसके अंदर आपको बुक में जो भी नाम दिए हैं वो सभी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके MCQs के लिए सबके सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लर्न कीजिएगा MCQs के लिए कि यहाँ पर IUCN रेड डेटा बुक्स जो थी, उसके अंदर मोर देन 2000 स्पीसीज जो थी नेटिव बर्ड्स की, जो है वह एक्सटिंक्ट बताई हुई है। ठीक है, और 784 टोटल स्पीसीज को एक्सटिंक्ट बताया है, उसमें से 338 जो है वर्टिब्रेट से, 350 इनवर्टिब्रेट से, 87 प्लांट से, और 500 ईयर से ये सभी स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी, लेकिन आज वे बिल्कुल गायब हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उसके अंदर आता है एक डोडो, जो मॉरिशस जो मॉरिशस होते हैं जैसे कंगारू, उसी तरह का एक डोडो भी एनिमल था, वह भी एक्सटिंक्ट हो गया है। एक अफ्रीका का एनिमल है कागा, वह भी देखने को नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है थाइलेसीन, वह भी एक्सटिंक्ट हो गया है। रशिया की जो है स्टेलर सी काऊ, वह भी एक्सटिंक्ट हो गई है। 3 सब स्पीसीज जो है बाली, जावा, कैस्पियन टाइगर की, वो भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है। 20 ईयर्स से ये स्पीसीज जो है वह, उसमें 27 स्पीसीज जो है जिसकी भी यहाँ पर बताया गया है, सबकी सब कम्प्लीटली डिसअपियर, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर एक ग्रेट बायोडाइवर्सिटी लॉस को यहाँ पर शो किया गया है। उसके लिए अब यहाँ पर अब हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर हमें इकोसिस्टम को बचाना है, हमें खुद को बचाना है, तो यहाँ पे होने वाली स्पीसीज़ जो भी बची है, जो डेंजर स्पीसीज़ है, उन्हें सेव करना जो है बहुत कंपलसरी है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के अंदर मोर देन 15,500 स्पीसीज़ जो है वर्ल्ड वाइड के कैलकुलेशंस के अंदर कम्प्लीटली एक्सटिंक्शन पोजीशन को फेसिंग कर चुकी है। उसके अंदर से 12% जो है वह बर्ड स्पीसीज़ है, और 23% जो है वह मैमल स्पीसीज़ है, एंड 32% जो है एम्फीबियन स्पीसीज़ है, एंड 31% जो है वह जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग वह स्पीसीज़ है। तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन को यहाँ पे जो है ये बहुत फेस होता जा रहा है। प्लांट और एनिमल जो है इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनका एक्सटिंक्ट होने से कंप्लीट बायोस्फीयर जो है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर लॉन्ग पीरियड जो है 3 बिलियन ईयर्स से जब ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तब से यहाँ पर धीरे धीरे स्पीसीज जो होती है ओरिजिनेट हुई थी, प्लांट, एनिमल्स और लास्ट में ह्यूमन। तो सबका एक इवोल्यूशंस हुआ था, लेकिन 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंट के अंदर ये प्रोग्रेस जो थी वेरी स्लो हो गई है। धीरे धीरे जो होते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो होती है वह एक्सटिंक्ट हो गई है, डिसअपियर हो गई है। और यहाँ पर एस्टीमेट 100 टू लेकर के 1,000 टाइम फास्टर इस तरह का पीरियड टाइम आया है। यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है वह फास्टर रेंज जो होती है, फास्ट लाइफ जो होती है, इकोलॉजी के अंदर जो फास्ट ट्रेंड आया है वह अभी 100 ईयर्स के अंदर जो स्पीड बढ़ी है अर्थ के अंदर, वह एक मेन रीज़न है डाइवर्सिटी जो है उसके लॉस होने का। ठीक है, जनरल लॉस बायोडाइवर्सिटी का कोई पर्टिकुलर रीज़न भी हो सकता है, प्लांट प्रोडक्शंस भी हो सकता है, लोअर रेसिस्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट पर्टुबेलेशंस भी हो सकता है, इंक्रीज वेराइटेबल जो होती है इकोसिस्टम्स की वह भी हो सकती है। तो
तो इस तरह से पेस्ट और डिजीज साइकिल जो होता है वह भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ पेस्ट जो होते हैं वह क्रॉप को खा लिया, उन्होंने पूरी क्रॉप कंप्लीट कर ली, उसका कहीं पे नामो निशान भी नहीं रहा, तो वह क्रॉप जो है जिसमें वो स्पीसीज़ थी उसकी पर्टिकुलर वो एक्सटिंक्ट हो गई। इस तरह का टेम्परेचर आया कि पहले जो था सूटेबल टेम्परेचर था, अभी वो टेम्परेचर उस एनिमल के लिए सूटेबल नहीं है, कम्प्लीटली 100 ईयर्स में चेंज हो गया है, तो वह भी इसका रीज़न हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यह सभी बायोडाइवर्सिटी लॉस जो था वो एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में, इसे आप विथ एग्जांपल के साथ में अच्छे से कीजिएगा। अब यहाँ पर कोजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है किसी भी एनिमल और प्लांट का सर्वाइव करने का, उसके एक्सटिंक्ट होने का, वो मोस्ट है उसका हैबिट लॉस हो गया है, वह पे फ्रेगमेंटेशंस हो गया है। 14% अर्थ लैंड जो है वह कवर है, ठीक है, इससे अर्थ जो है वह लैंड कवर है, बाकी का सबका सब वाटर है। इस 40% के अंदर भी जो है उसके अंदर रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वह कम है, जहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है यह पहले कितना हाई अमाउंट का एक फॉरेस्ट था कि जिसके अंदर जो है सिर्फ हमें एनिमल्स और प्लांट ही देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ग्रासलैंड को यहाँ पे जो बीफ कैटल्स होते हैं उसको यहाँ पर ग्रेस कराने के लिए इसको धीरे धीरे कट आउट किया गया। और यहाँ पर इसको जो ये अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते थे, अर्थ का लंग्स है, इतना बड़ा जो था धीरे धीरे इसका कट आउट हो रहा है, तो इसमें जितनी भी स्पीसीज सर्वाइव करती है प्लांट और एनिमल्स की उसका भी लॉस हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है उनकी हैबिट्स का, कि वहाँ पर जो है वो लैंड एरिया जो है जो पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ के लिए ही एक फॉरेस्ट, उसको धीरे धीरे हटा करके वहाँ पर जो एग्रीकल्चर एरिया बनाया जा रहा है या ग्रेजिंग जो लैंड बनाई जा रही है एनिमल्स को ग्रेस करने के लिए, तो यहाँ पर एक ग्रेट बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसका कारण है फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो यह फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया कि यह सब कुछ किसकी वजह से, ओनली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। मैमल्स और बर्ड्स और लार्ज टेरिटोरियल्स जो होते हैं वह धीरे धीरे यहाँ पर लॉस हो रहे हैं। अगर यहाँ पर जंगल नहीं रहेगा तो उसमें सर्वाइव करने वाले एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएंगे, बट बैडली अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें से कुछ ही दूसरी जगह सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी के डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी का हैबिट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एक ग्रेट रीज़न बताया गया है। फिर है ओवर एक्सप्लॉइटेशंस। ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो ह्यूमन्स जो है उसका पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके लिए धीरे धीरे रहने की जो जगह है, फूड शेल्टर जो है वह भी बढ़ता जा रहा है, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है, तो वह फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहा है अपने फूड के लिए, वहाँ पर अपने मकान बना रहा है शेल्टर के लिए। उसके लिए वह किसको काट रहा है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर एनिमल्स और जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, वो 500 ईयर्स से यह सब काम हो रहा है, जिसके अंदर स्टेलर सी काउ जो होती है और पीजन्स जो होते हैं वह एक्सटिंक्ट हो गए। ये ओवर एक्सप्लेनेशंस ह्यूमन का यह भी इसका रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फिर एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस। एलियन स्पीसीज पहले हमारा फेवरेबल है जो होता है एटमॉस्फेयर देख करके दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर एलियन स्पीसीज आती थी, जैसे पोटैटो है, पोटैटो हमारी कंट्री का नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको लगा करके बहुत सारी जो होती है इसमें एक अमाउंट में यहाँ पर पोटैटो हमारा मेन वेजिटेबल फूड बन गया है। इसी तरह से बर्ड्स के अंदर जो होता है साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेट होके आते और साइबेरिया से फिर से वापस फेवरेबल कंडीशन होने पर चले जाते। तो यह माइग्रेशन इस तरह का होता है एलियन स्पीसीज़ का। जो स्पीसीज़ हमारे यहाँ पे एरिया में पर्टिकुलर परमानेंट आ गई है वह बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इस तरह का माइग्रेट होकर के फेवरेबल कंडीशन नहीं दे करके चली गई है तो इस तरह से वहाँ पर उसका लॉस हो गया है। और एटलीस्ट इस तरह की जो है 200 स्पीसीज इफेक्ट हुई है, जो आपकी बुक में इसका डेटा दिया गया है। एक यहाँ पर जो एग्जांपल बताई गई है उसे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है इन्वेंशन जो हुआ है इसमें स्पीसीज़ का, उसके अंदर नाइल जो है वह उसकी जो लेक है विक्टोरिया लेक जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर आती है, उसके अंदर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इस तरह का हुआ है कि मोर देन 200 स्पीसीज़ जो है फिशेस की वह जो है एलियन स्पीसीज़ इन्वेंशंस के रूप में उसका इफेक्शंस हुआ है। और यहाँ पर वीड स्पीसीज जो होती है जैसे कैरट, ग्रास, और यह बढ़ती गई है जिससे अदर जो प्लांट्स होते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं उसको इफेक्ट किया है। अफ्रीकन कैटफिश जो होती है उसको भी इफेक्ट हो गई है, क्योंकि उसको जो ह्यूमन होते हैं वो एज ए फूड के रूप में उसको यहाँ पे उसको यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर इस तरह से एलियन स्पीसीज इन्वेंशन भी है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को शो कर रहा है। अब थर्ड जो है वो
को एक्सटिंक्शन से। वहाँ पर को एक्सटिंक्शंस जो हैं यह क्या चीज़ है कि यहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज एक दूसरे के साथ में एसोशिएट होती है। किस तरह से, मैंने आपको एक फूड वेब और फूड साइकिल से बताया था कि एक कोई प्लांट है, प्लांट के ऑर्गन है, तो जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स या ह्यूमन है वो कम्प्लीटली डिपेंड होंगे उसके साथ। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे इंटरेक्शन से, और ह्यूमन अगर ऑक्सीजन निकालता है तो प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में लेकर के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन हुए। लेकिन यह कोएक्सिस्टेंशन जो होता है यह भी कम होता जा रहा है, क्योंकि एक स्पीसीज बढ़ती जा रही है, दूसरी का लॉस हो रहा है। जो होस्ट फिशेस होती है वह कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर सर्वाइव करने वाले पैरासाइट्स जो थे वह भी लॉस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिनेशंस जो होता है वह भी कम होता जा रहा है प्लांट का, क्योंकि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से बहुत सारे रीजन्स में इंटरेक्शन है। एक तो गैसियस एक्सचेंज के लिए है, फूड के लिए है, उसके सिवाय पॉलिनेशन, अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट का अगर जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो ओनली एनिमल्स जो होते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स या कोई भी फोर लेग एनिमल्स, काऊ वगैरह, ग्रेजिंग एनिमल्स या ह्यूमंस के थ्रू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस स्पीसीज़ का कुछ एक्सटिंक्शन हुआ, उनका लॉस हुआ, तो यहाँ पे उनका प्लांट का पॉलिनेशन भी इफेक्ट होगा, तो यह कोएक्सिस्टेंस कहलाता है। ओके।